आप सभी को नमस्कार। आज़ाद एमपीपीएससी की तरफ से आपके बिहार की परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके संबंध में आपको पूर्व में बिहार राज्य के जो आगामी एग्जाम हैं उनको देखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वार्षिकांक आपको प्रस्तुत किया गया था। आज आपके लिए प्रस्तुत है बिहार राज्य विशेष से जुड़े हुए घटनाक्रम के बारे में। वर्ष भर में बिहार राज्य विशेष में क्या घटनाक्रम घटे हुए हैं, कौन सी घटनाएं घटी हुई हैं, किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिहार राज्य स्पेशल की सीरीज आज आपकी प्रारंभ हो रही है। लगभग 1 घंटे की वीडियो है। 1 घंटे में हम पूरे बिहार राज्य से जुड़े हुए संपूर्ण घटनाक्रम को कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि यदि आप करंट अफेयर्स पसंद करते हैं, जो भी आपको वार्षिकांक उपलब्ध कराया गया है, और आज का यदि आपको करंट अफेयर्स की ये सीरीज आज आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ आपको क्या करना है कि प्रत्येक सोमवार को आपको करंट अफेयर्स मिलता है आज़ाद एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर चैनल पर एक बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करंट अफेयर्स की सीरीज को देखें। वहाँ पे आपको संपूर्ण करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। और यदि आप प्रत्येक सोमवार को करंट अफेयर्स कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि यदि आपका पहले से तैयार है तो कोई भी वार्षिकांक आता है तो आप उसके आधार पर रिवीजन कर सकते हैं और तैयारी बेहतर होती है। तो क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए प्रयास करना है कि साप्ताहिक रूप से, जरूरी नहीं आप मेरे से पढ़ो, आप कहीं भी किसी भी संस्थान के द्वारा जो भी उपलब्ध कराया जाता है कहीं से भी पढ़ो, लेकिन प्रयास करो कि साप्ताहिक रूप से आप करंट अफेयर्स तैयार करो, अपने नोट्स तैयार करो, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो सबसे पहली बात, हम बिहार राज्य के बारे में बात कर रहे हैं और आप सब में से कुछ लोगों ने हमारे चैनल को, आज़ाद एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने जो विश्वास जताया है, निश्चित रूप से करंट अफेयर से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार राज्य विशेष पर आधारित घटनाक्रम के बारे में, क्योंकि आपकी मांग थी। तो सबसे पहली बात, यदि वीडियो आप देखते हैं, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे जो आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम बचे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बचे हुए हैं, वो भी आप तक उपलब्ध कराए जाएं। तो सबसे पहले बिहार राज्य की बात हो रही है, तो बिहार के बारे में जैसे ही नाम आता है तुरंत आपको पता होना चाहिए बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ये बेसिक जानकारी है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए बिहार राज्य के संबंध में, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। जो पहला मुद्दा था हमारा बिहार राज्य से जुड़ा हुआ, वो है पटना एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज। एक था पटना में, बिहार की राजधानी है पटना, तो सबसे पहले हम पटना से जुड़े हुए घटनाक्रम की शुरुआत किए जा रहे हैं। पटना से जुड़े हुए जो भी घटनाक्रम होंगे, सबसे पहले हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि पटना एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज था। पटना एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज मतलब जो पशुओं से संबंधित, पशु चिकित्सा से संबंधित कॉलेज था, जहाँ पे पशु चिकित्सा से संबंधित तैयारी कराई जाती थी, लोग पढ़ने जाते थे, छात्र अध्ययन करते थे। तो पटना एनिमल हस्बेंड्री जो कॉलेज था, इसको पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। तो याद रखना क्या है कि पटना एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज अब पटना का पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बन गया है। ये आपको पता होना चाहिए, विश्वविद्यालय के रूप में इसको परिणित कर दिया गया है। और जैसे ही बात आती है विश्वविद्यालय की, जैसे ही बात आती है शैक्षणिक संस्थाओं की, आपको याद क्या आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए कि बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव होता है। बिहार राज्य अंतरराज्यीय विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव होता है, जिसका नाम था तरंग 2020। तो तरंग 2020 जो अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव था, इसका आयोजन आपका किया गया मगध विश्वविद्यालय में। कहाँ पे किया गया? मगध विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय जो महोत्सव होता है, जिसका नाम था तरंग 2020, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मगध विश्वविद्यालय में किया गया। और आपको बता दें कि आगे यदि हम देखें शैक्षणिक, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, शुरुआत हमने पटना से किया था। पटना में एक एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज था, जिसका नाम बदल कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है, परिणित कर दिया गया है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में। तो विश्वविद्यालय की चर्चा जैसे हमने किया, तो हमें तुरंत देखना चाहिए था कि क्या कोई और विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ
कोई मुद्दा है जो पटना से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, तो हमने पाया कि बिहार राज्य का अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव एक होता है जिसका नाम है तरंग 2020, जिसका आयोजन मगध विश्वविद्यालय में किया गया। क्या और कोई विश्वविद्यालय इस तरह चर्चा में है या कोई स्कूल चर्चा में है? तो जी हाँ, चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि जल जीवन हरियाली मिशन प्रारंभ किया गया था। जल जीवन हरियाली दिवस, जल जीवन हरियाली दिवस ये कब मनाया जाता है? अब बात आ रही है जल जीवन हरियाली दिवस की, क्योंकि हम पढ़ रहे थे पटना विश्वविद्यालय को, फिर पटना को पढ़ रहे थे। पटना के बाद हमने देखा कि एक कॉलेज था, एक एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज था जिसको पशु विश्वविद्यालय के रूप में परिणित कर दिया गया। तो तुरंत हमने देखा कि क्या कोई अन्य विश्वविद्यालय चर्चा में है, तो हमें पता चला कि जो मगध यूनिवर्सिटी है, मगध विश्वविद्यालय है, वहां पर बिहार के अंतर्राज्यीय विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग 2020 का आयोजन किया गया था। ये हमने देख लिया। अब तुरंत हमें देखना चाहिए था कि क्या कोई अन्य स्कूल विश्वविद्यालय चर्चा में है? तो जी हां है। क्यों चर्चा में है? जल जीवन हरियाली दिवस के कारण चर्चा में है, क्योंकि जो जल जीवन हरियाली दिवस है ये प्रत्येक मंगलवार को स्कूलों में मनाया जाता है। प्रत्येक मंगलवार को स्कूलों में ये मनाया जाता है। बिहार राज्य के अंतर्गत जो भी स्कूल है वहां पे जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात करते हैं जल जीवन हरियाली दिवस, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि जल जीवन हरियाली मिशन भी है। बिहार राज्य में जल जीवन हरियाली मिशन भी चलाया जा रहा है। और जो जल जीवन हरियाली मिशन चलाया जा रहा है, हरियाली अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत प्यार का पौधा नामक कैंपेन भी शुरू की गई थी। प्यार का पौधा नामक कैंपेन भी शुरू की गई थी। तो यह भी पता होना चाहिए कि प्यार का पौधा नामक कैंपेन किस अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया? तो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत प्यार के पौधा नामक कैंपेन शुरू किया गया। तो हम बात कर रहे थे पटना की, तो पटना से जुड़ा हुआ दूसरा फैक्ट जो आपका आता है वो क्या आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पटना से जुड़ा हुआ दूसरा फैक्ट आता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के सांस्कृतिक महोत्सव, उत्तर पूर्वी राज्यों के सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया था, जिसका नाम था ऑक्टेव 2019। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्वी राज्यों के सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टेव 2019 का आयोजन पटना में किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ऑक्टेव 2019 क्या है, तो यदि हम देखें तो उत्तर पूर्वी राज्यों का सांस्कृतिक महोत्सव है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसी में यदि हम देख रहे हैं सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में, तो तुरंत हमें देख लेना चाहिए कि बिहार में और कौन से महोत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आप पाओगे कि साम चकेवा एक त्यौहार यहां पे महोत्सव मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं साम चकेवा त्यौहार। और ये जो साम चकेवा त्यौहार है ये मिथिला जिले में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? मिथिला जिले में मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि साम चकेवा त्यौहार मिथिला जिले में मनाया जाता है। और जैसे ही बात मिथिला जिले की करते हैं, तुरंत आपको पता होना चाहिए मिथिला से संबंधित क्या फैक्ट है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कृष्ण कुमार कश्यप। कृष्ण कुमार कश्यप चर्चा में क्यों थे? क्योंकि कृष्ण कुमार कश्यप जो थे ये मिथिला चित्रकला से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? मिथिला चित्रकला से संबंधित थे, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये आपने देख लिया कि श्याम चकेवा मिथिला जिले से संबंधित है, मिथिला जिले में मनाया जाता है, मिथिला जिले का त्यौहार है। और मिथिला जैसे नाम आया, तुरंत आपने देख लिया कि कृष्ण कुमार कश्यप थे जो मिथिला चित्रकला से संबंधित थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। दूसरा त्यौहार आप देखते हैं इससे संबंधित, जिसका नाम है मधुश्रावणी। मधुश्रावणी जो त्यौहार है ये भी मिथिलांचल में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? मिथिलांचल में मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरा है बिहुला। बिहुला कहां पे मनाया जाता है? बिहुला मनाया जाता है भागलपुर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहुला नामक त्यौहार जो है ये भागलपुर में मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो त्योहारों की जब भी आप बात करें, किसी भी संदर्भ में त्योहारों की बात करें, किसी राज्य के संबंध में त्योहारों की बात करें, तो जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनको एक साथ देख लें तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। अगला आता है पटना से संबंधित क्या है कि संजय गांधी जैविक राष्ट्र, ये है यहाँ पे पटना में ही है क्योंकि हम पटना की ही बात कर रहे हैं। तो पटना से संबंधित है संजय गांधी जैविक उद्यान। ये क्यों चर्चा में है? ये पटना में है।
संजय गांधी जैविक उद्यान चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस जैविक उद्यान में फ्री वाईफाई उपलब्ध कराई गई है। तो मुफ्त वाईफाई सेवा का लोकार्पण किया गया है इस जैविक उद्यान में। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई कहां पर है संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना में है। आपसे नाम देके पूछा जा सकता है सीधा कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहां पे स्थित है, तो आप बताएंगे पटना में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस पटना के या बिहार के किस उद्यान में, किस जैविक उद्यान में फ्री वाईफाई का लोकार्पण किया गया, तब भी आप टिक करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान। और ये जो नाम है ना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। संजय गांधी अपने आप में महत्वपूर्ण नाम है। क्यों? क्योंकि संजय गांधी से जुड़े हुए कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे एक है संजय गांधी, ये भी आप साथ साथ ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नाम में कंफ्यूजन होगी तो समस्या हो सकती है। संजय गांधी नेशनल पार्क। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है और आप बिहार टिक कर बैठे तो गलत होगा ना। ये कहाँ पे है? ये आपके महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। और इसी से जुड़ता हुआ एक अन्य नाम है जिसका नाम है संजय धुबरी, संजय धुबरी नेशनल पार्क। अब संजय धुबरी नेशनल पार्क कहां पे है? ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये भी देखना है कि भाई एक नाम से जुड़े हुए यदि 2 से 3 तथ्य हैं तो उनको भी साथ साथ लेकर चलना है, जिससे कभी भी समस्या ना हो। पता लगा संजय गांधी नेशनल पार्क पूछ ले और हम बिहार टिक कर दें, या संजय गांधी नेशनल जैविक उद्यान पूछ ले और हम महाराष्ट्र टिक कर दें, तो इस प्रकार की समस्या ना हो, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे संजय गांधी जैविक उद्यान की, तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है यह एक कारण से और न्यूज में था। पहला न्यूज में था कि यहां पे फ्री वाईफाई दिया जा रहा है, फ्री वाईफाई का लोकार्पण किया गया। दूसरा कारण था जो ये न्यूज में था कि संजय गांधी जैविक उद्यान में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है। देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है। कहां पर खोला गया है? संजय गांधी जैविक उद्यान में खोला गया है। इसलिए यह भी पता होना चाहिए कि संजय गांधी जैविक उद्यान में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है। अब जैसे ही बात होती है गैंडा की कि भाई गैंडा की, तो कौन सा गैंडा है? एक सिंघी गैंडा है। और जैसे ही बात होती है एक सिंघी गैंडों की, तुरंत आपको याद आना चाहिए क्या कि भाई एक सिंघी गैंडे भारत में 2 राज्यों में मिलते हैं। पहला राज्य है आपका असम, दूसरा राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। यदि पूछ लिया जाए असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है तो आप टिक करोगे काजीरंगा और मानस। यदि पूछ लिया जाए पश्चिम बंगाल के किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है तो आप टिक करोगे जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा और मानस, इन तीनों में आपको एक सिंघी गैंडे देखने को मिलते हैं। और विश्व के लगभग 2/3 एक सिंघी गैंडे आपको इन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों में देखने को मिल जाएंगे। अब एक गैंडा संरक्षण के लिए कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट गैंडे राइनो से संबंधित एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें काजीरंगा, मानस, जलदापाड़ा के साथ साथ आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी जोड़ा गया है। और इसमें नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो कितने राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा गया प्रोजेक्ट राइनो में? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काजीरंगा, मानस, जलदापाड़ा यहाँ तो पहले से पाए जाते थे, चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो इतने राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट राइनो के अंतर्गत जोड़ा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन सा स्थान है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिजर्व है जो प्रोजेक्ट राइनो के अंतर्गत जोड़ा गया, तो आपको टिक करना है वाल्मीकि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्या, जानवरों के बारे में। पहले हम पटना देखे, पटने से जुड़े हुए फिर हम जानवरों पे आगे, गैंडे पे आगे। इसके बाद हमने देखा था कि भाई जानवरों से लिंक करके क्या और कोई प्रोजेक्ट है बिहार में, तो आपको बता दें है। कौन सा है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्यों चर्चा में है बिहार के संबंध में? कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्रोजेन सीमेन स्टेशन, फ्रोजेन सीमेन स्टेशन जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्रोजेन सीमेन स्टेशन है, इसकी शुरुआत पूर्णिया में की गई।
पूर्णिया आपका जिला है, तो पूर्णिया में इसकी शुरुआत की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्रोजेन सीमेन स्टेशन की शुरुआत पूर्णिया में की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान की अभी हमने बात किया, कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात किया, तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य है जो हमें नोट कर लेना चाहिए। क्या कि बिहार राज्य का दूसरा नया चिड़ियाघर बन रहा है। बिहार राज्य का दूसरा नया चिड़ियाघर बन रहा है, जहां बन रहा है उसका नाम है रानीगंज वृक्ष वाटिका। स्थान का नाम रानीगंज में है, तो इसका पूरा नाम हो गया रानीगंज वृक्ष वाटिका नाम से बन रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान से लिंक आपका हो गया कि रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार के दूसरे नए चिड़ियाघर कह लीजिए आप, या जू कह लीजिए, जिसका निर्माण हो रहा है वह है रानीगंज वृक्ष वाटिका, ये नाम आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात राष्ट्रीय उद्यानों की हो रही है, तुरंत आपको एक चीज याद आनी चाहिए बिहार के संबंध में। क्या आपको याद आना चाहिए? हाथी पुनर्वास केंद्र। हाथी पुनर्वास केंद्र क्या याद आना चाहिए इसमें? कि हाथी पुनर्वास केंद्र जो है यह है मंगूराहा में। मंगूराहा, और मंगूराहा कहां पे है? पश्चिम चंपारण में है। तो याद रखिएगा, हाथी पुनर्वास केंद्र भी बिहार में है, जिसका नाम है, स्थान का नाम है मंगूराहा, और ये कहां पे है? पश्चिमी चंपारण जिले में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये नेचर अवेयरनेस सेंटर भी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में नेचर अवेयरनेस सेंटर कहां पे है, तो भी आप टिक करेंगे मंगूराहा पश्चिम चंपारण जिले में है, यह भी आपको याद रखना है। तो हाथी पुनर्वास केंद्र भी यहीं पे है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं जानवरों की, पशु पक्षियों की, राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये बना है भागलपुर जिला में। कहां पे बना है? भागलपुर जिला में बना है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बना है भागलपुर जिले में, यह भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले कहां कहां था? क्योंकि ये उत्तर भारत का पहला है, ना कि पूरे भारत का पहला है। तो इससे पहले कहां कहां किन राज्यों में है? पहला है तमिलनाडु में, दूसरा था राजस्थान में, और तीसरा था ओडिशा में। मतलब यदि हम पूरे भारत की बात करें तो ये पूरे भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है जो भागलपुर में बना है। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहां पे बना है? तो भागलपुर में। यदि पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहां पे बना है, तो भी आप टिक करेंगे भागलपुर। ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपको एक चीज और याद आना चाहिए, क्योंकि हम बात पशु पक्षी जानवरों की कर रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यानों की कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ताजा जल कछुआ पुनर्वास केंद्र, ताजा जल कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां पे बना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ताजा जल कछुआ पुनर्वास केंद्र बना है भागलपुर वन प्रभाग में। भागलपुर वन प्रभाग में बना है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर बना है। और यदि हम देखें हाथी पुनर्वास केंद्र, तो हाथी पुनर्वास केंद्र मंगूराहा में बना है। ये चीजें हमने देख लिया। और यहीं पे एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि मछली ब्रूड बैंक, मछली ब्रूड बैंक ये बना है सीतामढ़ी में। मछली ब्रूड बैंक बना है सीतामढ़ी में, यह भी आपको पता होना चाहिए कि मछली ब्रूड बैंक कहां पे बना है? सीतामढ़ी में बना है, यह भी आपको नोट करना है। साथ ही साथ यह भी नोट कर लीजिए कि जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला किशनगंज में बनी है। जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला किशनगंज में बनी है, यह भी आपको नोट कर लेना है। तो हम कहां से कहां आ गए? आप देखिए, हम पढ़ रहे थे पटना के बारे में कि पटना में एक पशु विश्वविद्यालय बनाया गया है, या आप कह लीजिए कि एक कॉलेज था जिससे जुड़ा हुआ, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है पशु विद्यालय के रूप में। मतलब एनिमल हस्बेंड्री का कॉलेज था जिसको पशु विद्यालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। और वहां से किस तरह से आप जानवरों पर आ गए, जानवरों से लिंक करके फिर हम राष्ट्रीय उद्यान को देख लिए, और राष्ट्रीय उद्यानों के बाद किस तरह से हमने हाथी पुनर्वास केंद्र देख लिया, कछुआ पुनर्वास केंद्र देख लिया। तो सारी चीजें किस तरह से लिंक करके आप पढ़ रहे हो, और आपको भी इसमें मजा आता होगा, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं मुझे तो बहुत ही आनंद आता है इस तरह से पढ़ाने में, क्योंकि मैं उस तरह से
एक लाइनर में नहीं पढ़ा सकता कि सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी हों फिर मैं उसको बताता चला जाऊं, तो उस तरीके से थोड़ा पढ़ाने की आदत नहीं है, इसी तरीके से पढ़ा पाता हूं। तो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आता हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि अपना यही पढ़ाने का तरीका है, इसी तरीके से अपने से हो पाता है। ठीक है, तो यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और जैसे हम बात पटना की कर रहे थे तो पटना के आगे हम बढ़ते हैं भैया, पटना लिंक के आगे। तो पटना की चर्चा हम कर रहे थे, तो पटना से जुड़ा हुआ और कुछ चीज़ है जो आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहले सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? पटना में बनाया गया है। तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर भी आपको नोट करना है। और यह भी नोट करना है कि पहला हीमोग्लोबिन थेरेपी डे केयर सेंटर जो है ये भी पटना मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया है। ये भी आपको नोट करना है कि पहला हेमोग्लोबिनोपैथी डे केयर सेंटर ये पटना मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया है। ठीक है, और जैसे ही हम बात कर रहे हैं पटना की कि भैया पटना पटना बार बार रट रहे हो पटना, तो आपको यह भी याद आना चाहिए कि यहाँ पे एक सेतु बना है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी जो सेतु बना है, पूछा जा सकता है किन दो शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, तो ये प्रदान करेगा पटना और हाजीपुर के बीच। तो याद रखिएगा कि हाजीपुर और पटना को जोड़ा गया है किसके माध्यम से? महात्मा गांधी सेतु के माध्यम से जोड़ा गया है। और जैसे ही हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तुरंत आपको याद आना चाहिए कि यहीं पर भैया पास में बना है अश्वगंधा कॉरिडोर। अश्वगंधा कॉरिडोर, और अश्वगंधा जो कॉरिडोर है ये भागलपुर को बक्सर से जोड़ता है। भागलपुर को बक्सर से जोड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अश्वगंधा कॉरिडोर भागलपुर को बक्सर से जोड़ता है। बिहार के संदर्भ में ये भी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, जब बात हम पटना की कर रहे हैं तो पटना में है दूरदर्शन केंद्र, और पटना का जो दूरदर्शन केंद्र है वो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि देश का पहला दूरदर्शन केंद्र है जहां पर इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन प्रारंभ किया गया। देश का पहला दूरदर्शन केंद्र जहां पे इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन किया गया वो आपका है पटना दूरदर्शन केंद्र। इसको भी आपको याद करके नोट डाउन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो बिहार के संदर्भ में चर्चा में हैं। तो उनके कुछ नाम आपको बताएंगे, उन नामों को आपको नोट करना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नाम आता है मोनिका दास का। ठीक है, बिहार के संबंध में सबसे पहला नाम आता है मोनिका दास का। मोनिका दास क्यों चर्चा में है? यदि हम बात करें तो विधानसभा जो चुनाव हुए थे हाल ही में, तो इन विधानसभा चुनावों में पीठासीन अधिकारी बनाई गई थी और यह एक ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है, तो यह एक ट्रांसजेंडर महिला हैं और इनको पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था विधानसभा चुनाव में। तो मोनिका दास का नाम महत्वपूर्ण है। अगला आता है अनिल किशोर। अनिल किशोर क्यों चर्चा में थे बिहार के संबंध में? अनिल किशोर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो आपका ब्रिक्स बैंक है, तो ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ये आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए थे अनिल किशोर, और ये बिहार से संबंधित है, इनका नाम पता होना चाहिए। अगला नाम आता है न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा। न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा, ये क्यों चर्चा में है न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा? तो आपको बता दें बिहार राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है उसके प्रमुख बनाए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बीपीएससी के चेयरमैन कौन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं आर.के. महाजन, इनका भी नाम पता होना चाहिए कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं आर.के. महाजन। इसके बाद यदि हम बात करें, एक नाम आता है अभिनेता पंकज त्रिपाठी का। पंकज त्रिपाठी कौन है बिहार के संबंध में? तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। यह नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ महिलाओं के नाम आते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नाम आता है बीना देवी का। ठीक है, दूसरा नाम आता है भावना कंठ का। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें
तो व्यक्ति विशेष आते हैं। लेकिन सबसे पहले बीना देवी का जब नाम आता है, क्यों चर्चा में है दोनों लोग, बीना देवी और भावना कंठ? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से इन दोनों को सम्मानित किया था। इन दोनों महिलाओं को भारतीय राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसलिए बीना देवी और भावना कंठ का नाम याद आना चाहिए। अब यह भी हमें जानना जरूरी है कि भाई ये दोनों को यदि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये कार्य क्या करती हैं ऐसा जो इनको ये सम्मान मिला है? तो आपको बता दें, जब बात आप करते हैं बीना देवी की तो इनको जाना जाता है मशरूम महिला के नाम पर। मशरूम महिला के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और मशरूम महिला के नाम से ही इनको जाना जाता है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। ये मुंगेर से संबंधित हैं, इसलिए इनका नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा नाम आता है भावना कंठ। भावना कंठ का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? पूर्व में मैंने बताया है, यदि आप हमारे करंट अफेयर से जुड़े हैं तो आपको बताया गया है कि एयरफोर्स की पहली महिला पायलट हैं भावना कंठ, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों का नाम आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब एक बात किया हमने कि बीना देवी जो हैं ये मुंगेर की हैं। बीना देवी मैंने बताया कि मुंगेर की हैं, तो मुंगेर के बारे में आपको बता दें कि गंगा के किनारे जो 1 लाख से आबादी वाले शहर स्थित हैं उनमें तीसरा, 1 लाख से आबादी वाला जो शहर है उनमें से तीसरा शहर आपका है मुंगेर। पूरे भारत में गंगा के किनारे जो शहर स्थित हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है तो उनमें तीसरे स्थान पे आपका मुंगेर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला नाम आता है कमल बहादुर सिंह। अगला नाम आता है कमल बहादुर सिंह। कमल बहादुर सिंह क्यों चर्चा में हैं? इनका हाल ही में देहांत हुआ है और जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था, पहली लोकसभा के ये सदस्य थे। 1952 में जो पहली लोकसभा गठित हुई थी उसके ये सदस्य थे कमल बहादुर, इसलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक रियासत है, एक रियासत थी बिहार में जिसको बोलते थे डुमराव रियासत, तो डुमराव रियासत के ये राजा भी थे, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगला नाम आता है कन्हैया कुमार और प्रशांत कुमार का। आप जानते हैं प्रशांत कुमार राजनीति से जुड़े हैं, ठीक है। प्रशांत कुमार और कन्हैया कुमार दोनों लोगों का नाम क्यों आता है? क्योंकि फोर्ब्स ने जो सूची जारी की है उनमें 20 पीपल टू वॉच इन 2020, 20 नाम है, 20 पीपल टू वॉच इन 2020, इनमें इन दोनों लोगों को जगह मिली है। विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ लोगों में जिनको ज़्यादा देखा गया है, देखा जाना चाहिए, 20 पीपल टू वॉच जिनको देखा जाना चाहिए, उनमें प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार का नाम आता है। फोर्ब्स एक पत्रिका है, उसके द्वारा ये सूची जारी की गई, तो इन दोनों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आता है नाम शिवदास मीणा का। शिवदास मीणा क्यों प्रसिद्ध हैं, क्यों जाने जाते हैं बिहार में, क्यों इनकी चर्चा होती है? शिवदास मीणा इसलिए चर्चा होती है कि भाई जो पटना शहर है वहाँ पे बन रहा है मेट्रो, और जो पटना मेट्रो बन रहा है उसके अध्यक्ष हैं शिवदास मीणा, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों प्रसिद्ध हैं, क्यों इनका नाम आपको जानना जरूरी है? क्योंकि बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, इसलिए इनका भी नाम आपको महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है अगला नाम वरिष्ठ नारायण सिंह। वरिष्ठ नारायण सिंह का क्या नाम है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये गणितज्ञ माने जाते थे, इनका देहांत अभी हाल ही में हुआ है वरिष्ठ नारायण सिंह का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी हमने बात किया कि भैया पटना में बन रहा है मेट्रो, तो पटना में नगर निगम भी है, तो पटना में जो नगर निगम है उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संजय मिश्रा को। संजय मिश्रा जो कॉमेडियन हैं बॉलीवुड के, उनको इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला नाम आता है कवि प्रभु नारायण झा। प्रभु नारायण झा थे, एक कवि थे जो मैथिली भाषा के कवि थे, इनका भी हाल ही में देहांत हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक आता है लौंगी भुइयां। लौंगी भुइयां ये कौन है? इनको बोला जाता है, लौंगी जो भुइयां हैं इनको बोला जाता है कैनाल मैन। तो आपसे पूछा जाए बिहार में किसको कैनाल मैन के नाम से जानते हैं, तो लौंगी भुइयां को कैनाल मैन के नाम से जानते हैं, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो जो व्यक्ति विशेष थे उनकी चर्चा हमने कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में जो बिहार राज्य के संबंध में महत्वपूर्ण है। सबसे पहली पुस्तक आती है स्वप्नपास,
और स्वप्नपास क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था जब ये पुरस्कार दिया गया था। 28वें जब बिहारी पुरस्कार की घोषणा की गई थी साहित्य के क्षेत्र में, 28वें बिहारी पुरस्कार की जब घोषणा की गई थी तो वहां पे जो स्वप्नपास नामक उपन्यास है इसी की लेखिका को मिला था 28वें बिहारी पुरस्कार। और इनकी लेखिका जो है इनका नाम है मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा कुलश्रेष्ठ। तो पुस्तक का नाम देके भी पूछा जा सकता है कि स्वप्नपास उपन्यास की लेखिका कौन है, तो नाम होगा मनीषा कुलश्रेष्ठ। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक एक है जिसके बारे में चर्चा होती है, जिसका नाम है मूवी है सॉरी एक पुस्तक और है जिसकी चर्चा होती है नीतीश कुमार के संबंध में, कि नीतीश कुमार ने उस पुस्तक का विमोचन किया था। तो उसकी चर्चा भी जब नीतीश कुमार से जुड़े हुए तथ्यों की होगी तो वहां पे अभी हम करेंगे। अभी एक मूवी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है मिथिला मखान। अब ये जो मूवी है मिथिला मखान, ये चर्चा में क्यों है? मिथिला मखान जो मूवी है ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की पहली मैथिली फिल्म है जिसका नाम है मिथिला मखान, इसलिए यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की जो बिहार के संबंध में, बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो भारतीय प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य हैं? सबसे पहले इन्होंने ऐतिहासिक कोसी महासेल का उद्घाटन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बिहार में घर तक फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो योजना थी उसको प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया था और इसके अंतर्गत 45,945 गांवों को कवर करने का लक्ष्य था। तो इस योजना की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री ने ही किया था, गांवों तक फाइबर। ठीक है, घर तक फाइबर की बात हुई थी और इसकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था, जिसके अंतर्गत 45,945 गांवों को कवर करने की बात की गई थी। अगली बात आती है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स की स्थापना की गई है और एम्स बन रहा है दरभंगा में। यह भी आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो एम्स बन रहा है वो कहां पे बन रहा है? दरभंगा में बन रहा है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि पारदीप और मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका सेक्शन का उद्घाटन भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पारदीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन के दुर्गापुर और बांका सेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त आपको क्या जानना है कि चंपारण स्थित है एलपीजी बॉटलिंग सेंटर। एलपीजी बॉटलिंग जो प्लांट है, जो सेंटर है, उसका भी लोकार्पण भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो भी तथ्य बिहार से जुड़े हुए हैं उसकी चर्चा भी हमने कर लिया है। अब कुछ अन्य फैक्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक गांव आता है जिसका नाम है कुकरी बीघा। ये जो कुकरी बीघा गांव है ये जहानाबाद में पड़ता है। कुकरी बीघा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पड़ता है जहानाबाद में। ठीक है, तो कुकरी बीघा क्यों महत्वपूर्ण है? पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाला देश का पहला गांव है। पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाला पहला गांव है कुकरी बीघा और ये बिहार से संबंधित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, पोषण युक्त खेती प्रारंभ करने वाला देश का पहला गांव है कुकरी बीघा, जहानाबाद बिहार से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है वो 32 है, 32 है प्रति, यदि हम देखें 1000। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर 32 है बिहार में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि म्यांमार के राष्ट्रपति जो है वो भी भारत आए थे और जब म्यांमार के राष्ट्रपति भारत आए थे तो वो बिहार गए थे। बिहार में कहाँ पे गए थे? बोध गया की उन्होंने यात्रा किया था। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि म्यांमार के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने अभी एक पुस्तक बताया कि इसको नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया, तो ये पुस्तक है जिसका नाम है सियासत से सदाशयता। ठीक है, ये जो पुस्तक है इसको जो लोकार्पण किया, इसका जो विमोचन किया वो किया है नीतीश कुमार ने, लेकिन ये पुस्तक जो लिखी गई है ये पुस्तक लिखी गई है विजय कुमार चौधरी द्वारा। ठीक है, तो सियासत से सदाशयता ये पुस्तक लिखी गई है विजय कुमार चौधरी द्वारा और ये आपको पता होना चाहिए। अगला आपका आता है बापू आपके द्वार।
बापू आपके द्वार एक अभियान था जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली। तो आपसे पूछा जा सकता है किस अभियान को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हाल ही में बिहार से संदर्भ में जगह मिली, तो बापू आपके द्वार नामक अभियान को यहां पे जगह मिली है, ये आपको पता होना चाहिए। और बिहार राज्य सरकार का जो पटना शहर है उसने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए IIT दिल्ली से समझौता किया है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कुछ अन्य फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बार बार बताता था, जब भी नेपाल की बात होती थी, यदि आप मेरे से जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो जब भी नेपाल की बात होती थी, मैं बार बार बताता था इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। आज उसी की चर्चा हो रही है। तो अभी हाल ही में दूसरे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया जो जोड़ता है जोगबनी को विराटनगर से। किसको जोड़ता है? जोगबनी को विराटनगर से जोड़ता है, भारत और नेपाल के संबंध में है। दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो जोगबनी को विराटनगर से जोड़ता है। पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की यदि हम बात करें तो यह रक्सौल को वीरगंज से जोड़ता था। रक्सौल को वीरगंज से जोड़ता था इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जिसके माध्यम से व्यापार होता है, जिसके माध्यम से आयात निर्यात होता है, उसकी बात की जा रही है। तो अब दो बन गए हैं, पहला था रक्सौल से वीरगंज, अब है जोगबनी से विराटनगर। और इसके अतिरिक्त आपको पता है कि बिहार के कुछ GI टैग है जो पूछे जाते हैं। पहला है शाही लीची, दूसरा है जर्दालू आम। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन दोनों के लिए, शाही लीची और जर्दालू आम के लिए, जो भारतीय डाक है, भारतीय डाक से बिहार वन निगम ने समझौता किया था। तो इन दोनों की पूरे भारत में यदि कोई भी बुक करना चाहता है तो भारतीय वन निगम की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकता था और पूरे भारत में भारतीय डाक के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया जाता था। तो शाही लीची और जर्दालू आम भी आपको याद रखना है, साथ साथ मगही पान भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि एक है कंवरताल वेटलैंड। कंवरताल वेटलैंड पड़ता है बिहार में, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है। ये बेगूसराय में है कंवरताल वेटलैंड, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब इसको रामसर साइट घोषित किया गया तो इससे पूर्व में भी दो और रामसर साइट घोषित किए गए थे। एक था महाराष्ट्र में, जिसको बोलते हैं लोनार झील, तो लोनार झील महाराष्ट्र की। दूसरी आपकी है सुर सरोवर, उत्तर प्रदेश का। तो सुर सरोवर, लोनार झील और कंवरताल, तीनों को एक साथ रामसर साइट घोषित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बोगीबील झील के बारे में आपने पढ़ा है तो वो जानकारी आपको होगी। तो आज के लिए इतना ही। बिहार से जुड़े हुए जो वर्ष भर के करंट अफेयर्स थे जो मेरी नज़रों में थे, उन सबको मैं आप तक उपस्थित कराया हूँ, पहुँचाया हूँ। अब देखिए क्या चीज़ें बची हुई हैं जो आपको स्वयं से करना है। नहीं मिलता है डाटा, नहीं मिलता है डेटा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको डेटा उपलब्ध करा देंगे। जैसे जो बजट आवंटन हुआ कि किस योजना के लिए कितना बजट दिया गया, उसकी चर्चा हमने नहीं किया है यहाँ पे। तो यदि आपको कहीं से नहीं मिलता है ये फैक्ट तो आप बताएंगे, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसमें कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वही एक चीज छूटा हुआ है। दूसरा क्या छूटा हुआ है बिहार के संबंध में कि कौन से मंत्री हैं, किनको कौन सा विभाग दिया गया है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये क्रम छूटा है। ये तो आपको मिल ही जाएगा, गूगल सर्च करेंगे तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको आप वहां से देख लीजिएगा, पूरा मंत्रिमंडल किस प्रकार से किसको जगह दी गई है, कौन सा विभाग दिया गया है, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा, जिससे आपको राष्ट्रीय संस्करण और अंतरराष्ट्रीय संस्करण के घटनाओं को उपलब्ध कराया जा सके। जल्द से जल्द उपलब्ध करा दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करते होंगे तो। नहीं पसंद करते होंगे फिर देने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इसके साथ साथ यदि अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल आजाद MPPSC यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।